नमस्कार। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग पटना में आपका स्वागत है। सो एज वी हैव डिस्कस्ड डियर स्टूडेंट्स लास्ट टाइम द overview, the background, the settings, little bit knowledge about the characters also of the first chapter. The name of the chapter is The Last Lesson. So today, right now, we are going to read it line by line, and I will explain paragraph wise. So the story goes, this last lesson, कि जैसा कि मैंने बताया कि पिछली क्लास में हम लोगों ने लास्ट लेसन के ओवरव्यू, उसके भूमिका, चरित्र और कुछ इम्पॉर्टेंट घटनाओं के बारे में बात किया था। तो आज हम लोग उसके लाइन टू लाइन पढ़ने जा रहे हैं और उसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं पाठ के उसको समझने की भी कोशिश करेंगे। सो द चैप्टर गोज लाइक दिस। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field, back of the sawmill, the Persian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule of participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. No? So the term is hurried off, moved fast, जल्दी करना, जल्दी जाना। तो ये लेसन में जो नरेटर है वह फ्रेंड्स है, जो मेन कैरेक्टर भी है और वह कहानी का नरेटर भी है। वही कह रहा है कि उस खास दिन वह घर से स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। उसका जी नहीं कर रहा था स्कूल जाने का, क्योंकि टीचर एम हेमल ने पार्टिसिपल्स पर होमवर्क दिया था जिसके लिए वह पूरी तरह से तैयार नहीं था। तो इसलिए वह स्कूल नहीं जाना चाह रहा था। उसको खेतों में दौड़ना, पक्षियों के बीच जाना, उनकी आवाज़ को सुनना, ये सारी बातें ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। लेकिन स्कूल जाना भी था, स्कूल जाने की ज़रूरत भी थी। तो इन तमाम चीज़ों को वह दरकिनार करता है और स्कूल की तरफ कूच करता है, विद्यालय की तरफ आगे बढ़ता है बहुत जल्दी, क्योंकि लेट हो ही रहा है। इसलिए वह स्कूल जाने की उसे जल्दी है और वह जल्दी जल्दी जाता है। सो द वे ही सेज, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, उसमें वो क्षमता थी कि दूसरी बातों को वह दरकिनार कर सके, दूसरी बातों को वह इग्नोर कर सके और स्कूल ज़रूर जाए, व्हाट एवर बी द सर्कमस्टेंसेस, परिस्थिति जो कुछ भी हो, बातें जो कुछ भी हो, वह स्कूल ज़रूर जाएगा। तो दिस काइंड ऑफ पोटेंशियल यू कैन से और स्ट्रेंथ फ्रेंड्स इज शोइंग, ही इज एग्जिबिटिंग, इस प्रकार की दृढ़ इच्छा शक्ति आप कहें, डिटर्मिनेशन कहें उसे, कि फ्रेंच में है और उसने होमवर्क नहीं किया है, बहुत सारी बातें उसे लुभा रहे हैं, फिर भी उसे स्कूल जाने की जिद है। देर है तो सही, लेकिन वह स्कूल ज़रूर पहुँचेगा। द नेक्स्ट पैराग्राफ बिगिंस लाइक दिस। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? जब ये स्कूल जब अपने घर से आगे बढ़ता है तो रास्ते में एक बुलेटिन बोर्ड होता है। हम लोगों ने यह चर्चा पहले भी किया था कि दैट बुलेटिन बोर्ड वाज द सोर्स ऑफ एवरी बैड न्यूज फॉर द लास्ट 2 years। पिछले 2 सालों से वह बुलेटिन बोर्ड हर बुरी खबर का स्रोत था। तो इसे भी इच्छा हुई, यह भी देखना चाहा कि आखिरकार इतने सारे लोग उस बुलेटिन बोर्ड के इर्द गिर्द क्यों खड़े हैं, क्या देख रहे हैं, कौन सी नई खबर आई है। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith wacked her. So
the name of the character here is so then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith Vector, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, Bub. You will get to your school in plenty of time." तो वेक्टर वहाँ होता है, ब्लैक स्मिथ का अप्रेंटिस, उस बुलेटिन बोर्ड पर खबरों को पढ़ रहा है। वह फ्रेंड्स को देखते हुए ही कहता है कि इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत है, तुम वक्त से स्कूल पहुँच जाओगे, तुम्हारे पास बहुत वक्त है। I thought he was making fun of me and reached M. Hamill's little garden all out of breath. इसे लगा यह उसका मजाक कर रहा है, और लेकिन इसने उसकी बातों को इग्नोर किया, उसकी बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता है, आगे जाता है, स्कूल के गार्डन में पहुंचता है। Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table, rapping. ज़ोर ज़ोर से पटकना, रैपिंग का ये मतलब होता है। तो जब वो स्कूल पहुंचता है, क्लासरूम पहुंचता है, उस दिन स्कूल की जो स्थिति होती है वह बहुत ही अजीब व गरीब सी होती है। अक्सर स्कूल में हमेशा बहुत सारे चहल पहल होते हैं, शोर शराबे होते हैं, लेकिन उस खास दिन बिल्कुल चुप्पी सा था। स्कूल से कोई शोर शराबा, किसी भी प्रकार की आवाज़ कहीं से नहीं आ रही थी। So usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. और टीचर M. Hamill, उसके हाथ में एक रूलर होता है, वह बार बार टेबल पर उसे पटकता है। But now it was all so still, लेकिन अभी तो बिल्कुल चुप्पी सा है। तो ये पहले की जो स्थिति स्कूल में सामान्य तौर पर हम सब देखते हैं, हम सब जो रोज़ के स्कूल में जब स्कूल ऑन होता है, स्कूल के दिनों में जब हम पाते हैं, स्कूल में एक अलग किस्म की चहलकदमी रहती है, चहल पहल होता है, बच्चे शोर शराबे भी करते हैं, लेकिन उस खास दिन बिल्कुल शांत सा था, कुछ भी मानो जैसे पेड़ का एक पत्ता भी स्कूल में नहीं हिल रहा था। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. मैं बिल्कुल शांति से अपनी सीट पर जाने की कोशिश की, मानो ऐसा जैसे संडे मॉर्निंग हो, सब बच्चे अपने घर में हो, स्कूल में कुछ भी नहीं हो रहा हो, ऐसा अनुभव फ्रेंड्स कर रहा है। Through the window I saw my classmates. खिड़की के बाहर से वो अपने दोस्तों को देखता है, अपने क्लासमेट्स, अपनी सहपाठियों को देखता है। Already in their places, and M. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm, और M. Hamill अपने जो रूलर है, जो लोहे की बनी रूलर है, उसे बाहों के नीचे दबाए टू एंड फ्रो इधर उधर चल रहे हैं, जा रहे हैं। I had to open the door and go in before everybody. दरवाजे खोलकर सबके सामने से मुझे गुजरना पड़ा। You can imagine how blushed and how frightened I was. How blushed and frightened I was. Blushed को अगर हम कहें to feel humiliated.
शर्मिंदा होना, ब्लस्ट का मतलब होता है तो या सो यू कैन इमेजिन हाउ ब्लस्ट एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। फ्रेंड्स कह रहा है, सोच रहा है कि यह समझने की बात है कि उस खास दिन वह कितना शर्मिंदा होगा जब वो क्लास में एंटर किए जा रहा है। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हेमल उसे देखते हैं और उसे कहते हैं बड़े प्यार से, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपनी सीट पर जल्दी से जा बैठो। लिटिल फ्रेंड्स वी वर बिगनिंग विदाउट यू, तुम्हारे बगैर ही हम शुरू कर दिए थे, आप जाएं और अपने सीट पर बैठ जाएं। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, बेंच से उछला मैं, जल्दी से गया और अपने डेस्क पर बैठा हुआ। नॉट टिल देन when I had got a little over my fright did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days। जब वो अपनी सीट पर मुश्किल बैठता है तो वह देखता है कि उसका टीचर एम हेमल उस दिन खास कपड़ों में, खास पोशाक में थे। वो कोट पहने हुए थे जिसका रंग हरा था, शर्ट पहने हुए थे और एक छोटी सी सिल्क का कैप उसे पहने हुए थे जिस पर कढ़ाई का काम किया हुआ था। इट वॉज एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जिसे वो किसी खास दिन पर ही, जब वो इंस्पेक्शन का दिन होता था या कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का डे होता था, उस दिन ही वो उसे पहनते थे। लेकिन उस खास दिन को एम हेमल अपने फॉर्मल कपड़ों में थे। बिसाइड्स द होल स्कूल seemed so strange and solemn, और इन तमाम चीज़ों के अलावे स्कूल में बिल्कुल शांति सी, बिल्कुल चुप्पी सी थी। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves, old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several other besides। और उसके अलावे जिन चीज़ों को उन्होंने क्लास में देखा, जो उन्हें आश्चर्यचकित कर रहा था, वह यह था कि गांव के बुजुर्ग लोग, जिनमें से एक का नाम हौसर है, वो भी थे। फॉर्मर मेयर, जो पहले मेयर रह चुके थे, रिटायर्ड हो चुके होंगे, वो भी वहाँ मौजूद थे क्लासरूम में। उसके अलावा जो गांव के रिटायर्ड पोस्टमास्टर थे, वो भी उस दिन क्लासरूम में मौजूद थे। और उसके अलावा और बहुत सारे लोग। एवरीबडी लुक्ड सैड, और हर कोई उदास सा था, स्वाभाविक सी ही बात है। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर thumbed at the edges and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages। और हॉसर जो एक ओल्ड प्राइमर लाया था जिसमें सारे ये फ्रेंच लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स उसमें लिखे हुए थे और उस पर वो अपना अंगूठा रखे हुए था। यह हमें यह बताता है कि हॉसर never went to school, he remained illiterate। So while I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." और इन सारी परिस्थितियों के बाद एम हेमल अपनी बात को शुरू करते हैं और वो कहते हैं कि नया टीचर कल आ जाएगा और आज फ्रेंच भाषा की आखिरी क्लास है। कल के बाद से हम भी नहीं होंगे और शायद आप लोग भी क्लास में नहीं होंगे। यह ऑर्डर आया है जर्मनी से। While I was wondering about it all, so already I have done it. What a thunderclap these words were to me। और ये सारे बात एक थंडर क्लैप की तरह था, ये बिजली के कड़कने जैसी थी ये सारी बातें। Oh, the wrecks! That was what they had put up at the town hall। Oh, तो ये सोचता है, ये याद करता है कि टाउन हॉल में जो बुलेटिन बोर्ड था
जिसे सारे लोग पढ़ रहे थे, घेरे खड़े थे, वहाँ यही समाचार लिखा हुआ था कि लोरेन और अल्जैस ये दोनों जर्मनी के अधीन आ चुके हैं और अब फ्रेंच भाषा की पढ़ाई वहाँ के स्कूलों में नहीं होगी। My last French lesson, why I hardly knew how to write, I should never learn anymore। और यह सवाल फ्रेंच अपने आप से करता है कि I couldn't learn how to read and write French। फ्रेंच खुद से सवाल करता है कि मैंने तो कभी ठीक से सीखा भी नहीं कि फ्रेंच को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, और ये हमारा लास्ट लेसन कैसे हो सकता है। यह सवाल फ्रेंच खुद ब खुद करता है। I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs, or going sliding on the shore. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. And M. Hamel, too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was। फ्रेंच इसमें ये कहना चाह रहा है कि the way he ignored his own French lesson, the same books, the grammar books, the language books, everything he didn't like to see it। वो सारी किताब फ्रेंच के जिसे वो देखना नहीं पसंद करता था, जिसे पढ़ने से वह घबराता था, हिचकिचाता था, अचानक इन एम हेमिल की बातों को सुनने के बाद वो सारी किताब इसके दोस्त हो जाते हैं, इसको उससे प्यार हो जाता है। और जो एम हेमिल शिक्षक हैं, जो इसे जिन्हें ये पसंद भी नहीं करता था फ्रेंड्स, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, बच्चों को काफ़ी डांट डपट भी करते थे अगर काम नहीं करने पर, लेकिन उन तमाम बातों को फ्रेंड्स भूल जाता है और अपनी भाषा से, अपनी किताबों से, अपने शिक्षक से उसको प्यार हो जाता है या उसके मन में प्यार का भाव जग जाता है। So poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room। अब इसे इन तमाम ये सारी बातें इसे अब समझ में आती है कि गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग आज क्लासरूम में क्यों बैठे हुए हैं, वो किस पर्पस से, किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं। It was because they were sorry too that they had not gone to school more। It was their way of thinking। Our master, for his 40 years now, for his 40 years of faithful service and of showing the respect for the country that was theirs, no more। So what he wants to say, friends, through this paragraph, or in this paragraph, friends wants to say that the people from the village who were quite old, or different kinds of people, they all came to pay the respect to the great teacher M. Hamel। तो गांव के वो सारे बुजुर्ग लोग और जो भी लोग थे, वो सब उस खास दिन को जब स्कूल में आए थे, तो वो सब भी अपना सम्मान उस ग्रेट टीचर M. Hamel को देना चाहते थे। While I was thinking of all this, I heard my name called। और जब मैं ये सारी इन तमाम बातों को जब मैं सुन रहा था, मेरे नाम को पुकारा गया। It was my turn to recite। और अब बारी मेरी थी उसे पढ़ने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake, but I got mixed up on the first words and stood there। तो जब इसकी बारी आती है उसे पढ़ने की, तो पहला वर्ड पढ़ता है और फ्रेंच रुक जाता है। Holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up। दिल के धड़कन तेज हो जाते हैं और यह सामने नहीं देख पाता है। I heard M. Hamel say to me, I want to scold you, little friends, you must feel bad enough। See how it is, every day we have said to ourselves, wah, I have plenty of time, I'll learn it tomorrow, and now you see where we have come out। Ah, that is the great trouble with Alsace, she puts off learning till tomorrow। Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language? But you are not the worst, poor little friends, we have all a great deal to reproach ourselves with। तो
इस पैराग्राफ में एम हैमिल बहुत सारी बातों को एक साथ कहते हैं। वह पहली बात तो फ्रेंड्स को सुनाते हैं कि इन तमाम पीछे के सारे दिनों, महीनों, सालों आप सब के सब फ्रेंच लेसन को, फ्रेंच की पढ़ाई को इग्नोर करते आ रहे, उस पर ध्यान नहीं दिया, आप लोगों ने नहीं सीखा अब, और स्थिति अब यहाँ तक पहुँच चुकी है। लेकिन इन तमाम चीज़ों में एम हैमिल अपने आप को भी कहीं न कहीं दोषी ठहराते हैं। वह कहते हैं कि आई एम ऑल्सो नॉट फ्री फ्रॉम द गिल्ट, ही इज ऑल्सो हैविंग अ सेंस ऑफ गिल्ट। एंड व्हाट वाज दैट गिल्ट? एम हैमिल व्हेन ही सेज दैट we have all a great deal to reproach ourselves with. Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. And I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? तो जो टीचर एम हैमिल है वह भी अपने आप को जिम्मेवार ठहराते हैं। वह सिर्फ यही नहीं कहते हैं कि आपके माता पिता भी आपको पढ़ाने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते थे, वो उसे आपको काम पर भेज देते थे ताकि उन्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। और एम हैमिल ये भी कहते हैं कि मैं भी आप लोगों को अपने फूलों की सिंचाई के लिए, या जब मैं फिशिंग के लिए जाता था, मछली के शिकार पर जाता था, तो आप लोगों को मैं छुट्टी देता था। इसलिए कहीं न कहीं मैं भी इस काम के लिए जिम्मेवार हूँ। So the important thing which I learn here, what I learn here is that no, M. Hamel is not only blaming or putting all the blames on the students, he is also blaming the parents, and he is not sparing himself also. So this is really a matter of great courage. Only a person, a teacher who is committed to his profession can blame himself. It's very difficult to put the blame on himself or on herself. ये मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एम हैमिल सिर्फ बच्चों की ही बुराई नहीं करते हैं, सिर्फ बच्चों को ही इन चीज़ों के लिए जिम्मेवार नहीं ठहराते हैं। वह कुछ जिम्मेवारी, कुछ दोष उनके माता पिता पर भी देते हैं कि वे आपको काम पर भेज देते थे, उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, तो आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी पढ़ाई पर वह उचित ध्यान नहीं दे सके। उसके अलावे एम हैमिल खुद को भी नहीं बख्शते हैं, खुद को भी जिम्मेवार ठहराते हैं। वे कहते हैं कि मैं भी आपसे काम करवाता था, अपने फूलों की सिंचाई करवाता था, जब मैं फिशिंग पर जाता था, मछली के शिकार पर जाता था, तो आपको छुट्टी देता था, तो इसलिए कहीं न कहीं मैं भी जिम्मेवार हूँ। Thereafter the next paragraph goes like this. Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. M. Hamel आगे बढ़ते हैं और फ्रेंच भाषा की खूबसूरती पर बात करते हैं, और वो कहते हैं कि फ्रेंच भाषा दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषाओं में से एक है। द क्लियरेस्ट, सबसे ज़्यादा क्लियर है। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा लॉजिकल है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, जिसे हमें पूरी तरह सुरक्षित रखना चाहिए, हमें इसे भुलाना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, it is as if they had the key to their prison. Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. Sorry. तो इस पैराग्राफ में M. Hamel now he has switched over to the different aspect of the lesson. अब यह लेसन के दूसरे हिस्से पर आते हैं. And as I said earlier also, now the real message of the chapter, it begins here. M. Hamel, the teacher, he praises the French language. अब M. Hamel पाठ की जो मुख्य बातें हैं उधर आते हैं, उधर की तरफ अपना रुख करते हैं, और वो बताते हैं कि फ्रेंच भाषा दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है, वो सबसे ज़्यादा लॉजिकल है, सबसे ज़्यादा क्लियर भी है, और यह बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी भाषाओं को कभी भुलाएं नहीं, बिल्कुल अपने दिल के करीब रखें. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away.
and to put it all into our heads at one stroke. और जो कि फ्रेंच नरेटर है तो वही कहानी को आगे ले चलता है। वह कहता है कि उस खास दिन को एम हेमिल ये चाह रहे थे कि उनके दिलो दिमाग में फ्रेंच भाषा के बारे में जो कुछ भी है वह सब को एक ही झटके में बच्चों में डाल दें, बच्चों में उड़ेल दें। After the grammar, we had a lesson in writing. That day, M. Hamel had new copies for us, written in a beautiful round hand. France, Alsace, France, Alsace. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desks. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who worked right on tracing their fishhooks as if that was French too. On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? तो उसके चूँकि जैसा कि फ्रेंच कहता है कि टीचर एम हेमिल ऐसा लगता है कि उनके दिलो दिमाग में जो भी बातें हैं वो सब को एक ही झटके में बच्चों को दे देना चाहते हैं उस खास दिन को। तो इसी सिलसिले में फ्रेंड्स भी सोचता है जब वो टीचर पढ़ा रहे हैं और फ्रेंड्स अपनी कक्षा में बैठा हुआ है तो रूफ पर स्कूल की जो छत है उसके ऊपर कुछ पिजन्स आवाज़ निकाल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, तो वो लेकिन बहुत आहिस्ते आहिस्ते उनकी आवाज़ आ रही है। तो फ्रेंच कहता है कि विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। तो यहाँ फ्रेंच का सरकाज़्म है, उसका व्यंग है, यह उसका एक ढंग से आप कहें तो कटाक्ष है कि क्या जर्मन लोग जो फ्रांस के कबूतर हैं, फ्रांस के जो पिजन्स हैं, उसे भी जर्मन में गीत गाना सिखाएंगे, उसे भी जर्मन में बोलना सिखाएंगे क्या? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in the little schoolroom. और जब हम लोग राइटिंग करने के बाद जब क्लास की तरफ देखते थे तो ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा लगता था कि एम हेमिल कभी एक चीज़ पर, फिर दूसरी चीज़ पर, फिर तीसरे चीज़ पर बड़े गौर से देखते थे, बड़े गौर से नज़र रखते थे। Fancy, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him, just like that, only the desks and benches had been worn smooth. Yeah. The walnut trees in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. तो कहानी में ऐसा होता है, फ्रेंड्स ये सोचता है, वह जब टीचर की तरफ उसका ध्यान जाता है, वह देखता है कि टीचर एम हेमिल क्लास की, स्कूल के एक एक चीज़ों को बड़े अटेंटिवली देख रहे हैं, हर चीज़ पर उनकी निगाह है, हर चीज़ को बड़े गौर से, पैनी निगाह से वह देख रहे हैं। और भला वह क्यों न देखें? आप सोच सकते हैं कि एम हेमिल हैज़ बीन टीचिंग फ्रेंच in that particular school for the last 40 years. So he is nostalgic about all these things. No? उनकी यादें उस स्कूल की इमारत से, वहाँ के लोगों से, बेंचेज से, फ्लावर्स से, ट्रीज से, हर चीज़ से उनकी यादें जुड़ी हुई है। तो उन तमाम चीज़ों को वह देखते हैं और उनके मन में यह ख्याल आता है कि आज यह आखिरी दिन है, आज के बाद से हम स्कूल में नहीं होंगे। तो उन सभी चीज़ों को वो मिस कर रहे हैं। But he had the courage to hear every lesson to the very last. लेकिन उनमें इस बात की भी हिम्मत थी कि वह एक पाठ, हर बच्चों का पाठ बड़े गौर से उन्होंने सुना। After the writing, we had a lesson in history. राइटिंग के बाद इतिहास का एक पाठ चला। And then the baby chanted their ba, be, bi, bo, bu. उसके बाद जो छोटे बच्चे थे वो भी फ्रेंच अल्फ़ाबेट्स को रिसाइट किए, पढ़े।
Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. और वहीं जो ओल्ड हॉसर, जो बूढ़ा हॉसर गांव का जो बुजुर्ग वहाँ बैठा हुआ था, उसके हाथ में भी एक प्राइमर था और उस प्राइमर से वह भी फ्रेंच अल्फ़ाबेट को पढ़ने लगा. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. और एक बात यह है कि हौसर बुजुर्ग तो ज़रूर था, लेकिन उसके भी दिल में एक कचोट सी रह गई थी, एक अफसोस था कि फ्रेंच वह भी नहीं पढ़ पाया, इसलिए उस खास दिन वह भी रो रहा था, उसके भी आंख से आंसू बह रहे थे. हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन. और कितनी बखूबी से मैं उस लास्ट लेसन को याद करता हूँ. ये सारी बात फ्रेंड्स कह रहा है. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं. देन द एंजेलस. At the same moment, the trumpets of the Persian returning from drill sounded under our windows. M. Hamel stood up, very pale in his chair. I never saw him look so tall. उसी वक्त जब चर्च के घड़ी में 12 बजते हैं, उसकी आवाज़ सभी के कानों में आती है. एम हैमल खड़े होते हैं और पर्शियन आर्मी जो ड्रिल करते हुए आ रही है, उसके भी आवाज़ सुनाई देती है. सारे बच्चे फ्रेंच आर्मीज के चलने की आवाज़ को भी सुनते हैं. एम हैमल खड़े हो जाते हैं. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. और फ्रेंड्स कहता है कि मैं उस दिन उनको उतने ऊंचे कद का कभी नहीं देखा था. माई फ्रेंड्स सेड, वो कहते हैं, बट समथिंग चॉक्ड. वो कुछ कहना चाह रहे हैं. जब फ्रेंच कहता है कि आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, तो इसके बहुत सारे मायने. एक मायना तो ये है कि द टीचर, ही वॉज अ सक्सेसफुल टीचर. He delivered everything with full commitment and determination. वो एक सफल टीचर थे और एक भाषा के शिक्षक को जो चाहिए वो सारी खूबियाँ उनमें मौजूद थी. वह बच्चों में या लोगों को सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाई थी, भाषा से प्रेम कैसे किया जाता था यह भी उन्होंने बच्चों को सिखाया था, लोगों को सिखाया था. इसलिए फ्रेंच कहता है कि आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. वो कुछ कहना चाह रहे हैं. एम हैमल क्लास में मौजूद सभी लोगों से कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन अचानक उनकी गला रुंध जाती है, चुप हो जाते हैं. ही कुड नॉट गो ऑन. वह आगे बढ़ नहीं सके. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड. फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सक रहे, बिकॉज ही इज कम्प्लीटली चॉक्ड. ही इज वेरी मच नाउ, ही हैज़ बिकम इमोशनल and it's quite right to be emotional because he has spent 40 years in that particular school. 40 years is a huge time period. He developed a kind of relation, a very bond, not only with human beings but also with the building of the school, with the plants, with the trees which he planted. 40 साल की सेवा उन्होंने उस स्कूल में दी थी. 40 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है. सिर्फ वहाँ के लोगों से ही नहीं, उन्हें स्कूल के बिल्डिंग से, उन पेड़ों से जिसे उन्होंने खुद लगाया था, फूलों से, सबसे उनको मोहब्बत हो गया था. तो अपनी जगह से उठते हैं क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रहे और एक चौक लेते हैं. देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चौक एंड बेयरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड. और उस चौक से उनकी उंगलियों में जितनी भी जान थी और वो जितना बड़ा लिख सकते थे, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, विवे ला फ्रांस, विवे ला फ्रांस, विवे ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस. तो इसका मीनिंग है लॉन्ग लिव फ्रांस, या हिंदी में कहें तो फ्रांस जिंदाबाद. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand, school is dismissed, you may go. और तब वो अपना सर दीवार की तरफ कर लेते हैं और कहते हैं कि स्कूल ख़त्म होता है, आप लोग जा सकते हैं. तो कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा इस पार्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उसे देख लेते हैं. एक क्वेश्चन ये है कि when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if
they had the key to their prison. Talking about the text नहीं, तो the teacher M. Hamel, he wants to say that as long as you are close to your mother tongue, and the mother tongue of the people of France is French, nobody can enslave you for a very long time duration. वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक आप अपनी मातृभाषा के पास हैं, करीब हैं, दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी देश आपको बहुत लंबे वक्त तक गुलाम नहीं बना सकता है. एक सेकंड क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पार्ट का है, उसमें यह है कि व्हाट हैपन्स टू अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन ए स्टेट, हाउ डू यू थिंक दे कैन कीप देयर लैंग्वेज अलाइव. फॉर एग्जांपल, पंजाबीज इन बेंगलोर, तमिलियंस इन मुंबई, Kannadiga in Delhi, Gujaratis in Kolkata. So as far as the linguistic minority is concerned, in fact, in a democratic setup, in a democratic society, it is the responsibility of the government to protect the language of minorities. That's all. Thank you so much. See you next time.